हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो है पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं एएमसी असिस्टेंट इंजीनियर 2026 का। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेंगे और क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक मैकेनिकल एज वेल एज सिविल के पार्ट से रहेंगे। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक क्वेश्चन को इलेक्ट्रिकल पार्ट को बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और बाकी रिमेनिंग पार्ट को पीडीएफ में डिटेल सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे, उसको आप देखिएगा। सो हर एक क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना है सो दैट आपके अपकमिंग एग्जाम चाहे कोई सा भी हो उसमें इन सारे कंसेप्ट का यूज आ सके और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक के बारे में नॉलेज गेन कर सके। सो दिस इज अमृत वंश जावेद, आईएएस क्वालिफाइड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हमारे पास। The resistance, the resistance of a the resistance of a long straight conductor is independent of temperature, conductor material, cross sectional area of conductor, shape of cross section of conductor। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास रेजिस्टेंस कैन बी स्पेसिफाइड, रेजिस्टेंस कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला R is equal to रो एल बाई ए। मान लीजिए कोई भी एक आपके पास सेक्शन है, उसकी लेंथ एल है, एरिया ए है और रजिस्टिविटी जो है मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी हमारे पास किस टाइप का मटेरियल है, कॉपर टाइप का मटेरियल है उसकी रजिस्टिविटी अलग होगी, एल्यूमिनियम टाइप का मटेरियल है उसकी रजिस्टिविटी अलग होगी, नाइक्रोम टाइप का मटेरियल है उसकी रजिस्टिविटी अलग होगी। रजिस्टिविटी इज नथिंग बट द वेरियस टाइप के मटेरियल का। मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम कंसीडर करें, एग्जांपल के लिए इफ लेंथ एल इज 1 मीटर, ए इज 1 मीटर स्क्वायर, एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो ए, है ना। तो आर इज इक्वल टू रो, जो रजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे, रजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड, हाउ रजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड, रजिस्टिविटी को इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ दैट मटेरियल। मीटर क्यूब का क्या मतलब है, एक मीटर क्यूब होता है ना, 1 मीटर क्यूब होता है, उसकी लेंथ 1 मीटर होती है, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो आप कॉपर का भी एक 1 मीटर क्यूब का कोई ब्लॉक ले लो, एल्यूमिनियम का भी कोई 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक ले लो, नाइक्रोम का भी कोई भी आप जो 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक ले लो, सभी का डिफरेंट ऑपोजिट फेसेस पे आप रेजिस्टेंस मेजर करोगे, दैट विल बी द डिफरेंट। तो वो हमें रियलिटी में क्या शो करता है, रेजिस्टिविटी। कोई हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल होते हैं, कोई लो रेजिस्टिविटी मटेरियल होते हैं। सबसे लोवेस्ट रेजिस्टिविटी मटेरियल हमारे पास सिल्वर होता है, हाई कंडक्टिविटी मटेरियल जिसको हम बोलते हैं। सिल्वर इकोनॉमिकल और नहीं होता है, तो हमारे पास जो उसके बाद कॉपर होता है, कॉपर को यूज करते हैं, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। सो दैट हमारे पास हम मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, आर इजिकल टू रो एल बाई ए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं मेटल पार्ट, एरिया ऑफ द कंडक्टर इस पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है, कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, कौन से टाइप का मटेरियल है ना, हमने देख लिया रजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, तो इट्स रेजिस्टेंस उस पे डिपेंड करेगा ही करेगा। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, हाउ, इस फॉर्मूले से तो हम नहीं अंदाजा लगा सकते। हम ये फॉर्मूला है आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा टी। एक कंडक्टर होता है, उसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर पार्ट विल इंक्रीजेस। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। केवल डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे नहीं डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। चाहे आपके पास इस तरह से शेप हो, ट्रायंगल शेप हो, स्क्वायर शेप हो, किस टाइप का, इस पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है हमारे पास रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। सो डी विल बी द राइट आंसर। हमें पूछा था इंडिपेंडेंट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है। टू इलेक्ट्रिकल बल्ब्स आर रेटेड फॉर द सेम वोल्टेज हैव पावर रेटिंग ऑफ 200 वाट एंड 100 वाट। यदि इनका रेजिस्टेंस R1 और R2 है तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो। बहुत सीधी सी बात है। एक हमारे पास एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक बल्ब है हमारे पास, वो कितने से कनेक्टेड है, सेम वोल्टेज से, तो V वोल्टेज से हम कनेक्ट। दूसरा बल्ब है,
वो भी हमारे पास V वोल्टेज से कनेक्टेड है। ठीक है, ये बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 1 का रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2। बल्ब 1 की रेटिंग 200 वाट और इसकी रेटिंग 100। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर रेटिंग के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आप यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज सेम है दोनों केसेस में, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, दोनों की पावर रेटिंग भी अलग अलग। ठीक है, तो P1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, उसी तरीके से P2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2। अगर हम इन दोनों का रेशियो ले P1 अपॉन P2 तो क्या आ जाएगा R2 बाई R, यही आएगा, बहुत सीधी सी बात है ना। तो R2 बाई R1 क्या आएगा, P1 की वैल्यू है 200 वाट और P2 की वैल्यू है 100 वाट, दोनों का रेशियो, तो R2 मस्ट बी ट्वाइस ऑफ R1। ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन है तो हम उसको करेक्ट मानेंगे। ठीक है, R2 इज ट्वाइस ऑफ R1, बी विल बी द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर पावर का फॉर्मूला तो P इक्वल टू वी आई भी होता है, डीसी के केस में हम कंसिडर कर रहे हैं P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है, अगर V इक्वल टू आई आर रखें तो, और I इक्वल टू वी अपॉन आर रखें तो V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारे पास पावर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं, कौन से को कब यूज करना है। ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, P इक्वल टू वी आई कभी भी कहीं भी यूज कर। ठीक है, अगर सीरीज सर्किट है वहां पर करंट सेम है तो वहां पर हम जो है आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हमारे पास पैरेलल सर्किट है और जहां पे वोल्टेज सेम है तो वी स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके पास, ये बात ध्यान रखना कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं सर्किट के। द फेजर वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन ए सिंगल फेज एसी सर्किट आर गिवन एज। वोल्टेज इस तरह से गिवन है, करंट इस तरह से गिवन है, सर्किट किस नेचर का होगा ये हमें देखना है। वोल्टेज का वैल्यू कितना है 230 एंगल जीरो, तो वोल्टेज को हमने 0 डिग्री पे रेफरेंस, और करंट का एंगल कितना है 30 डिग्री, तो हमने देखा ये 30 डिग्री बना देते हैं, साथ में आपको डिग्री भी दिख रहा होगा, ये 30 डिग्री बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास जो है यहाँ पर करंट आ गया, ये वोल्टेज आ गया। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू है 230 एंगल 0 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड तो 230 वोल्ट है लेकिन 0 डिग्री पे। करंट की वैल्यू हमारे पास 100 मैग्नीट्यूड है और एंगल 30 डिग्री पे, तो मतलब करंट हमारे पास लीड कर रही है। कौन लीड कर रहा है, करंट लीड्स। जब भी हमारे पास करंट लीड करती है वोल्टेज से तो हमारे पास किस टाइप का पावर फैक्टर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर। और करंट लीडिंग कहाँ करती है, कैपेसिटर के केस में। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि सर्किट जो है किस नेचर का होगा, कैपेसिटिव नेचर का होगा। एक बात समझना है, कैपेसिटिव नेचर का मतलब ये नहीं है कि केवल कैपेसिटेंस ही होगा। केवल कैपेसिटेंस होता तो करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड कर। ठीक है, केवल कैपेसिटेंस नहीं, कैपेसिटिव नेचर का है इसका मतलब रेजिस्टिव पार्ट रहेगा, इंडक्टिव पार्ट भी हो सकता है, लेकिन उसमें कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा है ना। कैपेसिटिव नेचर का मतलब ये है कि उसमें कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा दिखते हैं। एक तो इस क्वेश्चन से इस टाइप का हमने जो है नेचर पूछ लिया कि कैपेसिटिव है, इंडक्टिव है, प्योर रेजिस्टिव है। प्योर रेजिस्टिव होता तो दोनों के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री रहता, इंडक्टिव होता तो करंट लैग करती, कैपेसिटिव है तो करंट क्या करती, लीड करती। प्योर रेजिस्टिव या रेजोनेंस का केस एक ही है हमारे पास, तो वहां पर हमारे पास करंट जो है वोल्टेज के सेम फेज। एक अलग टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अबाउट द पावर कैलकुलेशन। जब भी इस टाइप की वैल्यू दी हुई हो तो एग्जाम में पावर कैलकुलेशन भी पूछा जाता है। आप सभी को मालूम होगा पावर ट्रायंगल अगर आप बनाते हैं तो पावर ट्रायंगल में हमारे पास तीन टाइप की पावर, एक्टिव पावर दैट इज द पी, रिएक्टिव पावर क्यू, एंड एपरेंट पावर या कॉम्प्लेक्स पावर जिसको हम क्या बोलते हैं एस। जनरली एसी के केस में कॉम्प्लेक्स पावर ही बोलते हैं, एपरेंट पावर ऐसे बुक्स में लिख गया तो ठीक है, उसको एपरेंट पावर बोलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन रियलिटी में कॉम्प्लेक्स पावर एस इज द कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर एस जो होगी वो हमारे पास होती है एस इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट। ठीक है, फेजर। और इसका रियल पार्ट जो है एक्टिव पावर होता है और इमेजिनरी पार्ट जो है रिएक्टिव पावर, प्लस माइनस डिपेंड करेगा। अगर इंडक्टिव है तो पॉजिटिव रिएक्टिव पावर पावर रहेगी,
इंडक्टिव नेचर है तो पॉजिटिव रिएक्टिव पावर रहेगी, और नेगेटिव है तो कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर रहेगी, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का क्या अर्थ है? इंडक्टेंस में केस में रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करते हैं, तो इंडक्टिव में पॉजिटिव रिएक्टिव पावर, नेगेटिव रिएक्टिव पावर का मतलब सप्लाई किया। तो कैपेसिटी के केस में, कैपेसिटिव सर्किट के केस में हमारे पास नेगेटिव रिएक्टिव पावर आएगी, तो उसको हम सप्लाई करेंगे, सीधी सी बात। तो यहाँ पर अगर हमें पावर कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे करें? एस इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट लिखा है, वी हमारे पास ये रहेगा, आई कॉन्जुगेट मतलब पॉजिटिव एंगल नेगेटिव, नेगेटिव एंगल पॉजिटिव, आई कॉन्जुगेट ये बन जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, एस इक्वल टू 230 एंगल 0 डिग्री, 100 एंगल -30, इसको मल्टीप्लाई करोगे 23,000 -30 डिग्री। अब यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट क्या होगा? कोसाइन कंपोनेंट, आप सभी को पता है। अगर मैं यहाँ से देखूँ P इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? S cos फाई, और Q इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? S sin फाई, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। तो ये S और ये फाई है हमारे पास, तो S cos फाई 23,000 cos 30 माइनस J 23,000 sin 30, ऐसा हमें मिलेगा। सही बात है। तो एक बात समझो जरा प्लीज, ये पॉजिटिव है, रिएक्टिव पावर नेगेटिव ही है, रिएक्टिव पावर नेगेटिव आने का मतलब कैपेसिटर सप्लाई। इसको कैलकुलेट करिएगा, हाउ मच वैल्यू देयर विल यू गेट। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होता है। अगला हमारे पास देखते हैं, इन ए सिंगल फेज एसी सर्किट द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर आर डिनोटेड एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर फैक्टर इज। ये भी पावर ट्रायंगल के कंसेप्ट से रिलेटेड। पावर ट्रायंगल में हमारे पास 3 पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ये पावर, और जो हमारे पास एस की वैल्यू होगी √p² प्लस q²। हमें चाहिए पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई। अगर cos फाई देखोगे तो यहाँ से बेस ले लेंगे p, और यहाँ से हमारे पास कर्ण ले लेंगे √p² प्लस q, p अपॉन √p² प्लस q²। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following statement is valid for both series as well as parallel circuit? सीरीज सर्किट में क्या होता है? सीरीज सर्किट में अगर आप देखोगे, ये सीरीज सर्किट है हमारे पास, और ये है पैरेलल सर्किट, ठीक है। अब देखते हैं जरा, एलिमेंट्स कैरी सेम करंट। सीरीज सर्किट में तो करंट सेम कैरी करेगा, लेकिन पैरेलल सर्किट में डिफरेंट कैरी करेगा। तो ये तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि हमें एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जो पैरेलल और सीरीज दोनों टाइप के सर्किट के लिए सेम हो, ठीक है। करंट आर एडिटिव इन नेचर? नहीं, यहाँ तो करंट सेम ही रहेगी, एडिटिव कैसे होगी? करंट एडिटिव हो सकती है हमारे पास पैरेलल सर्किट में, I इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। वोल्टेज आर एडिटिव इन नेचर? हाँ, सीरीज में हो सकता है V1 प्लस V2 इस तरीके से, लेकिन पैरेलल में V1 और V2 सेम रहेंगे। तो ये भी गलत हो गया, ये भी, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट या तो सीरीज पे लगेंगे या पैरेलल पे लगेंगे। पावर आर एडिटिव नेचर, ये कंसेप्ट हर जगह लगेगा, ठीक है, हमारे पास चाहे सीरीज सर्किट हो या फिर पैरेलल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए लैंप रेटेड 100 वाट 230 is connected in series with another lamp 40 वाट 230 वोल्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन को सप्लाई करेंगे 230 वोल्ट सोर्स से, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, देखो जरा प्लीज, एक बल्ब है हमारे पास, V1 V2, ठीक है, दो बल्ब हो गए। तो पहले इंडिविजुअल देख लेते हैं ना, पहले दोनों को सीरीज में बाद में कनेक्ट कर देंगे, पहले इंडिविजुअल। ठीक है, पहले वाला बल्ब 100 वाट का है, सप्लाई कितनी है? 230। दूसरा 40 वाट का है, सप्लाई कितनी है? 230। तो उसके बाद इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया,
तो कौन सा लैंप ब्राइटर ग्लो करेगा ये बताना, ठीक है। ब्राइट कैसे पता चलेगा, जब आप कोई भी बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो दोनों में करंट तो सेम जाएगी आई, और मैंने आपको बताया जब सीरीज में होता है तो पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, आई स्क्वायर आर, पैरेलल में होता है तो वी स्क्वायर आर। यहाँ पे पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, आई स्क्वायर आर वन पी वन के लिए, पी टू के लिए आई स्क्वायर आर टू, तो करंट तो सेम रहेगी। जहां पे ब्राइटर वहां ग्रो करेगा जहां पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी ज्यादा कहाँ होगी, जहां पे पावर लेवल ज्यादा होगा। हमें ये देखना होगा कि पावर लेवल कहाँ ज्यादा होगा, P1 में या P2 में। करंट तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पावर लेवल ज्यादा होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहाँ ज्यादा होगा हम देख लेते हैं यहाँ पे, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या आर इक्वल टू हम लिखें वी स्क्वायर अपॉन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है। तो जहां पे पावर ज्यादा होगा वहां रेजिस्टेंस कम होगा, तो यहाँ पे R1 वो कम रहेगा, R2 जो है वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि पावर यहाँ कम है। उल्टा काम है तो R2 ज्यादा है, इसका मतलब P2 ज्यादा होगा, P2 ज्यादा होगा मतलब सेकेंड वाट जो है वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। कौन सा, कितने वाट का, 40 वाट, 100 वाट का कम ग्लो करेगा। देखो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 100 वाट का बल्ब है 40 वाट का बल्ब है, ज्यादा वाट मतलब ज्यादा पावरफुल कौन सा है, 100 वाट, इसलिए ज्यादा ब्राइटर वही ग्लो करना चाहिए दोनों दोनों में से। वो तब करेगा जब प्रभु जो है हमारे पास पैरेलल सीरीज सर्किट नहीं, सीरीज सर्किट में आई स्क्वायर आर फॉर्मूला यूज हो जाएगा, फिर दिक्कत, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें तो जो लो रेटिंग वाला है 40 वाट वाला, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसमें करंट वही सेम जा रही है, तो आई स्क्वायर आर जो है पावर हमारे पास किस में ज्यादा कंजप्शन होगा, 40 वाट वाले में, तो ज्यादा भी वही ग्लो करेगा। 100 वाला वाट वाला तो कम ग्लो करेगा। इसीलिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ये तो कैसे हो सकता है बिना कैलकुलेशन के, अगर आप एक तुक्का लगाओगे तो 100 वाट का ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है सर ऐसा ही होता है। नहीं प्रभु, हमारे पास 40 वाट का ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक। हाई वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर इंडिकेट्स, लोड फैक्टर हमें हाई वैल्यू हो वो क्या इंडिकेट करता है, कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन इंक्रीज हो जाएगी, टोटल प्लांट कैपेसिटी को यूटिलाइज करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, टोटल प्लांट कैपेसिटी को मोस्ट ऑफ टाइम नहीं यूटिलाइज कर पाओगे, या नन ऑफ प्लांट लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। तो रियलिटी में लोड फैक्टर ज्यादा होने का मतलब एवरेज लोड ज्यादा हो। एवरेज लोड ज्यादा कब होगा, जब वो किसके नियरली इक्वल होगा, मैक्सिमम लोड। इसका मतलब बहुत सीधी सी बात है, एवरेज लोड अगर मैक्सिमम लोड के बराबर हो या प्लांट की रेटेड कैपेसिटी के बराबर हो, तो इसका मतलब रियलिटी में वो प्लांट की रेटेड कैपेसिटी को मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कर रहा है। लोड फैक्टर हाई होने का मतलब यही है, लोड फैक्टर कम है तो इसका मतलब तो रियलिटी में एवरेज लोड कम है, मैक्सिमम लोड ज्यादा है, तो वो प्लांट के कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो हमारे पास अगर किसी प्लांट की कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो लोड फैक्टर ज्यादा होगा, बी विल बी द राइट। इससे कॉस्ट ऑफ जनरेशन इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, tariff for generation, supply, transmission and wheeling of electricity within a state can be determined। टैरिफ कौन डिसाइड करता है, जो भी हमारे पास रेगुलेटरी कमीशन होता है। रेगुलेटरी कमीशन कौन, जैसे GERC गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जितने भी स्टेट रेगुलेटरी कमीशन है वो डिसाइड करेंगे कि हमारे पास टैरिफ कितना होगा इंटर स्टेट का। सेंट्रल का होगा जो हमारे पास CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, वो दो स्टेट के बीच में अगर हमको टैरिफ को डिसाइड करना है, तो दो स्टेट के बीच में या दो यूनियन टेरिटरी के बीच में, तो हमारे पास वो करेगा CERC, ठीक है। लेकिन एक स्टेट का खुद के अपने अंदर का मामला जो है CERC करता है, ठीक है।
उसी तरीके से स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, ये ग्रिड ऑपरेशन में हेल्पफुल होता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये हमें जो बताती है पॉलिसी नॉर्म्स वगैरह, इसके बारे में बताती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोरोना इफेक्ट इन ए आवर हेडलाइन। जनरली होता क्या है कि हमारे पास ये पोल है, पोल के ऊपर जो आवर हेड ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, इस तरह से हमारे पास आवर हेड ट्रांसमिशन लाइन चलेगी, ठीक है। तो हाँ, रियलिटी में होता क्या है, कोई भी पावर कंडक्टर होता है ना, उसके सराउंडिंग आयोनाइजेशन ऑफ एयर होता है। एयर जो है वो आयनाइज हो जाती है, आयनाइज हो जाएगी तो वो कंडक्टर बन जाएगा, मतलब इफेक्टिव एरिया कंडक्टर का बढ़ जाता है, ठीक है। एक इफेक्टिव एरिया कंडक्टर का बढ़ जाएगा, आयनाइजेशन ऑफ एयर सराउंडिंग द पावर कंडक्टर विद हिसिंग नॉइज, या आपके पास कुछ नॉइज सुनाई दे हिसिंग टाइप की, या फिर कुछ ऐसे वर्चुअल ग्लो आपके पास डेवलप हो, एकदम से हरी रोशनी नीली रोशनी हो जाए, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। तो कोरोना इफेक्ट की वजह से रेडियो इंटरफेरेंस होता है, हिसिंग नॉइज होती है, पावर लॉस होता है, लेकिन नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होता है। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन का क्या मतलब है, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होने का मतलब सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन रिसीविंग। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा आ जाए तो फिर नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है। यहाँ तो पावर लॉस हो रहा है, यहाँ पे कोरोना की वजह से पावर लॉस होगा, कैसे होगा प्रभु, हिसिंग नॉइज होगी तो उसको जनरेट करने में एनर्जी चाहिए होगा, रेडियो इंटरफेरेंस होगा तो उसको जनरेट करने में हमें जो है पावर की रिक्वायरमेंट होगी, साथ ही साथ जो है इफेक्टिव एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आइस वगैरह भी जम जाती है, कुछ हमारे पास डस्ट वगैरह भी जम जाती है, तो पावर लॉसेस बढ़ते हैं, वोल्टेज ज्यादा नहीं आएगा, घटे। डी विल विद राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ए 50 किलोमीटर लेंथ ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज 50 ओम। 25 किलोमीटर लेंथ का क्या होगा सर्ज इम्पीडेंस, सेम केबल, ये पूछा है। 25 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 200 ओम। एक्चुअली ये फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है एग्जामिनर का, वेरियस जहाँ पे पावर सिस्टम के क्वेश्चन बनते हैं वहां पर। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का सर्ज इम्पीडेंस बोलो, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बोलो, सर्ज इम्पीडेंस कैन बी गिवन बाय द रेशियो ऑफ Z अपॉन वाई। व्हाट इज द Z एंड वाई? एक्चुअली जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करते हैं तो हमारे पास इस तरह से मॉडल बनता है, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की एंड सो ऑन चलता जाता है, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज पे मिलता है, ठीक है। तो ये जो सीरीज ब्रांच होती है इसका जो इम्पीडेंस होता है उसको जेड बोलते हैं, और शंट ब्रांच होती है उसका जो एडमिटेंस होता है वाई बोलते हैं। शंट एंड एडमिटेंस एंड सीरीज इम्पीडेंस आर प्लस जे ओमेगा, ऐसा हम बोलते हैं। तो एक्चुअल में एज द लेंथ ऑफ लाइन इंक्रीजेस, एज द लेंथ ऑफ लाइन इंक्रीजेस जेड भी बढ़ता है और शंट एडमिटेंस भी बढ़ते हैं, सीरीज में इम्पीडेंस बढ़ता है और पैरेलल में एडमिटेंस बढ़ता है। तो वैसे लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगी, पीछे क्या बचता है, जेड अपॉन वाई, ठीक है। जेड जो होता है आर प्लस जे ओमेगा, और वाई जो एडमिटेंस जे ओमेगा सी होता है कैपेसिटेंस का। जनरली रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, तो जे ओमेगा एल अपॉन जे ओमेगा सी बच जाता है, जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास अंडर रूट एल बाई सी बच जाएगा। एक सीधी सी बात है, रियलिटी में न्यूमरेटर में भी लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, डिनोमिनेटर में भी लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अंडर रूट जेड अपॉन वाई या अंडर रूट एल बाई सी, इट विल बी ऑलवेज द सेम रेशियो। क्या होगा, पहले अगर 50 ओम है तो अभी भी 50 ओम होगा। तो एक नोट पॉइंट करके लिखना, सर्ज इम्पीडेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन, ट्रांसमिशन लाइन हो ओवरहेड या अंडर, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होता है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग रिसीविंग एंड वोल्टेज का लाइन वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन जेड नॉट, ये सर्ज इम्पीडेंस होती है, ठीक है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। उसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, ये तो चलो हो गया सर्ज इम्पीडेंस का, हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन का। एक बात तो आप सभी जानते होंगे, एक सिंपल कंडक्टर है तो कंडक्टर की लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी, आर इक्वल टू रो एल, ये लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर सिंपल कंडक्टर की बात करें ना, तो एज द लेंथ ऑफ लाइन इंक्रीजेज रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अगर यही बात जो अंडरग्राउंड केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस की करें, तो उसका फॉर्मूला होता है रो अपॉन 2 पाई एल एल एन आर आर टू बाई आर वन, इस तरीके से कुछ फॉर्मूला रहता है। तो हमारे पास जो है
इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन। तो लेंथ ऑफ लाइन अगर केबल की बढ़ेगी तो हमारे पास जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। कई बार कंडक्टर रेजिस्टेंस है तो वो लेंथ के तीन चीजें होगी, एक तो कंडक्टर रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ेगी तो वो बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एक हो गया इंसुलेशन रेजिस्टेंस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और तीसरा हो गया सर्ज इम्पीडेंस, दैट इज द इंडिपेंडेंट। ठीक है, तीनों केस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेमिनेटेड कोर्स आर यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू। लेमिनेटेड कोर कहाँ यूज करते हैं? कॉपर लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, वोल्टेज। इसको हम जो है रिड्यूस करने के लिए लेमिनेटेड कोर यूज। ठीक है, रियलिटी में हमारे पास जो आयरन लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस के दो पार्ट हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस का फॉर्मूला के एच या के डैश एच बी एम रेज टू के एच एफ बी एम रेज टू 1.6 ये रहता है। और एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला के डैश एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर थिकनेस स्क्वायर, ये फार्मूला रहता है। कोर को लेमिनेटेड इसलिए करते हैं, लेमिनेशन करने के लिए कोर में एक्चुअली एक तो सॉलिड कोर होती है ट्रांसफार्मर की, ये सॉलिड कोर। अब हम क्या करते हैं, इसको पतली पतली पट्टियों में बांट देते हैं और उनके बीच में इंसुलेशन बनाते हैं। तो पतली पतली पट्टियों में बांटने से थिकनेस ऑफ लेमिनेशन कम होती है, उससे एडी करंट लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? हम जो है एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। At 50 hertz operation, a single phase transformer has 200 watt hysteresis loss, eddy current losses 100 watt। 50 हर्ट्ज की जगह 60 हर्ट्ज पे ऑपरेट करा जाए तो ये लॉसेस क्या होंगे? तो हमें पता होना चाहिए कि हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करते हैं। के एच एफ बी एम रेज टू 1.6 और एफ पी इज के डैश एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर थिकनेस। जब तक कि आपको बोला नहीं जाए कि ये पैरामीटर वेरिएबल है, उसको आपको कांस्टेंट मानना है। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है तो ये कांस्टेंट है, के एस तो कांस्टेंट है, बी एम भी कांस्टेंट। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और उसी तरीके से के डैश कांस्टेंट है, बी एम कांस्टेंट है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन कांस्टेंट है। तो एडी करंट लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब हम पहले 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे थे, पहले केस में 200 वाट था और 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे थे। हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस 100 वाट था और 50 वाट के स्क्वायर पे ऑपरेट। ठीक है, ये हमारे पास PH1 और PE1 दोनों का डेटा आ गया। अब हमें क्या करना है, इसी ऑपरेशन को जो है वो हमें 60 हर्ट्ज पे करना है। तो टोटल आयरन लॉस कितना होगा ये। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। किया हुआ भी मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। सेकंड केस में PH2 हो जाएगा और कितने वाट पे? 60 वाट। और यहाँ पे सेकंड केस में PE2 हो जाएगा और कितने केस में? 60 वाट के, सॉरी 60 हर्ट्ज के केस में। अब हम जो है दोनों का रेशियो ले लेंगे, PH2 अपॉन PH1 का। PH2 अपॉन PH1 60/50। PH2 क्या होगा? 60/50 इंटू 200, 240 वाट। ठीक है, उसी तरीके से PE2 का क्या है? 60/50 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास PE2 अपॉन 100 3600 अपॉन 2500। इसको सॉल्व करो, PE2 आ जाएगा आपके पास। फिर दोनों को जो है ऐड ऑन कर दो, टोटल आयरन लॉस आ जाएगा। ये आ जाएगा PE2 144।
दोनों को ऐड ऑन करते हैं, 144 और 240 वाट। तो ये आ जाता है 384 वाट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 384, ये विल बी द राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्पेशल केस है जहां पर V बाई एफ रेशियो को कांस्टेंट मानते हैं। V बाई एफ रेशियो का क्या मतलब है वो भी समझ लेते हैं। देखो जरा प्लीज, तो यहाँ पर हमारे पास 384 आंसर है ही। V बाई एफ रेशियो के बारे में भी देख लेते हैं। एक्चुअली एडी करंट हिस्टैरिसीस लॉसेस का फॉर्मूला के एस एफ बी एम रेज टू 1.6 और एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला के डैश एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर थिकनेस स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखना होगा, ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना हम, केवल फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन के हिसाब से और बाकी सबको कांस्टेंट मान रहे हैं। जब कुछ भी नहीं मेंशन हो तो bm को कांस्टेंट माना जा सकता है, उसी के हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन की। तो v इक्वल टू 4.44 एफ फाइव एम एन, ये ट्रांसफार्मर की इक्वेशन होती है। फाइव इक्वल टू बी इंटू ए हम लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास v बाई एफ रेशियो क्या लिखेंगे, 4.44 बी एम ए इंटू एन। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया है। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन पैरामीटर है, ये भी कंस्ट्रक्शन पैरामीटर है। ओनली द फ्लक्स डेंसिटी बी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ रेशियो। इस केस में हमारे पास हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है और वी वोल्टेज ये डिसाइड करते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी कैसी है। तो अगर हमारे पास वी और एफ का वेरिएशन हो तब आप फ्लक्स डेंसिटी को भी साथ में कंसिडर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल While conducting a short circuit test on a transformer, which winding is short circuit? कौन सी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करते हैं? देखो हमारे पास ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, संपूर्ण टेस्ट, वेरियस टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं टू फाइंड आउट द वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस, आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस एंड द एफिशिएंसी। ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम एक वाइंडिंग को ओपन रखते हैं और एक वाइंडिंग को सप्लाई करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट में आयरन लॉसेस जो होते हैं ना, इक्विवेलेंट सर्किट के हिसाब से वी स्क्वायर अपॉन आर नोड होते हैं। ठीक है, आर नोड इज द कोर लॉस रेजिस्टेंस। आयरन लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेटेड वोल्टेज। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो हमारे पास शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉसेस होते हैं, शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉसेस, वो शॉर्ट सर्किट करंट का स्क्वायर और आर नोड वन दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन एट द प्राइमरी साइड। तो कॉपर लॉसेस करंट रेटेड करंट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपको जो है रेटेड कॉपर लॉसेस पता करने और रेटेड आयरन लॉसेस पता करने हैं तो वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। तो हमें ये ध्यान देना होता है कि ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट उधर परफॉर्म किया जाए जिधर वोल्टेज रेटेड चाहिए। तो वोल्टेज रेटेड चाहिए तो कम रेटेड वोल्टेज किधर मिलेगा, लो वोल्टेज साइड। तो लो वोल्टेज साइड अपन सप्लाई देते हैं और हाई वोल्टेज साइड को जो है ओपन सर्किट, एचवी को क्या रखते हैं, ओपन सर्किट रखते हैं। हमें ओपन तो रखना ही है एक वाइंडिंग को। कौन सी वाले को सप्लाई किसको दें, लो वोल्टेज वाइंडिंग को। लो वोल्टेज वाइंडिंग को हमने सप्लाई दिया तो वोल्टेज लो चाहिए होगा टू टू फ्लो द रेटेड वोल्टेज या टू, और यहाँ पर जो नो लोड करंट होगी वो रेटेड करंट का 2 से 5% होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये देखने को मिला। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा जो यहाँ पर बोला गया है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में रेटेड करंट फ्लो करवानी है। रेटेड करंट किधर हाई होती है, हाई जो है हाई वोल्टेज साइड में लो करंट और लो वोल्टेज साइड में हाई करंट, है ना, हाई रेटेड करंट। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसफार्मर पावर तो सेम रखता है ना, V1 I1 V2 I2। आइडियली वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट तो सेम रहेगा ना, प्राइमरी सेकेंडरी। अगर कहीं पर वोल्टेज स्टेप अप हो रहा है तो करंट स्टेप डाउन होगी, बहुत सीधी सी बात। हमें ये ध्यान रखते हुए ये देखना है कि हमें रेटेड करंट चाहिए। रेटेड करंट लो किस साइड मिलेगी, हाई वोल्टेज साइड। तो हम जो है हाई वोल्टेज साइड सप्लाई देंगे और लो वोल्टेज साइड को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे और हाई वोल्टेज साइड को सप्लाई देंगे। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वैसे भी करंट फ्लो करवाने के लिए बहुत स्मॉल वोल्टेज चाहिए होगा, तो वोल्टेज कम चाहिए।
और जिससे हमारे पास यहाँ पर करंट रेटेड इजीली फ्लो हो जाती है। ठीक है, अब एक बात समझो जरा प्लीज, इसको हम जो है सप्लाई किधर से देंगे? ट्रांसफार्मर में ये जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सप्लाई किधर से देते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर से देते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, एक ही प्रॉब्लम होती है कि इस स्टेपिंग को जब चेंज करते हैं ऊपर नीचे, इस तरह से आपने कभी लैब में देखा होगा ऑटो ट्रांसफार्मर, तो टैपिंग को चेंज करते हैं तो वेरिएबल वोल्टेज ला सकते हैं। वेरिएबल वोल्टेज लाने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, वोल्टेज जितना कम हो सके उतना बढ़िया, करंट जितना कम हो सके उतना बढ़िया। वोल्टेज जितना कम होगा उतना हमारे पास, और करंट जितना कम होगा उतना जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस जो है बहुत कम रहेंगे, है ना? या फिर चिंगारी उत्पन्न के चांसेस बहुत कम रहेंगे। यहाँ पर जो है चिंगारी उत्पन्न नहीं होगी एक तरीके से। तो हमारे पास ये चीज़ें देखी जानी चाहिए, जहाँ पे वोल्टेज कम हो, करंट कम हो, वो मेंटेन करना है टेस्ट करते टाइम। तो हमारे पास जैसे ओपन सर्किट टेस्ट किया तो वोल्टेज हमने जो है लो वोल्टेज वाइंडिंग यूज़ की इधर, तो वोल्टेज तो कम ही चाहिए। और रेटेड करंट जो नो लोड कंडीशन में करंट होती फ्लो होती है, वो रेटेड करंट की 2 से 5% होती है, वो भी कम हो गई। तो ये टारगेट कंप्लीट हो गया हमारे पास ओपन सर्किट टेस्ट में। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में रेटेड करंट हाई वोल्टेज साइड में वैसे ही कम होती है, ठीक है ना? हाई वोल्टेज साइड में करंट वैसे ही लो होती है। और टू फ्लो द रेटेड करंट वेरी स्मॉल वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, अप टू द 40% ऑफ रेटेड वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। तो ये भी कम हो गया, तो हमें दोनों तरफ वोल्टेज और करंट कम मिल गया। ये भी ध्यान रखा जाता है, ये मेन रीजन होता है हमें टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो क्या बोला गया, व्हिच वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड, ये नहीं पूछा कि which side is performed. It is performed on the high voltage side and short circuit is the low voltage winding. B will be the right. Harmonic currents. Harmonic currents in a transformer winding may cause increase. Harmonic current आती क्यों है? कभी भी फ्लक्स डेंसिटी वेव हो या हमारे पास सब कुछ सप्लाई वेव हो, वो अल्टरनेटिंग हो और प्योर साइनसॉइडल नहीं हो, तो उस केस में हमारे पास हार्मोनिक्स डेवलप होते हैं। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज आई स्क्वायर आर लॉसेस, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस विद द प्रोटेक्टिव रिलीज, ऑल ऑफ दिस। तो अनवांटेड हमारे पास जो है हार्मोनिक्स की वजह से अनवांटेड करंट फ्लो होती है, अनवांटेड फ्लक्स डेंसिटी देखने को मिलती है। अनवांटेड फ्लक्स डेंसिटी से आयरन लॉसेस, कोर लॉसेस बढ़ जाएंगे, अनवांटेड करंट से कॉपर लॉसेस बढ़ जाएंगे, अनवांटेड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी से मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। डी विल बी द राइट आंसर। इन ए ट्रांसफार्मर, इन ए ट्रांसफार्मर द टेपिंग आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन, किस साइड प्रोवाइड की जाती है? प्राइमरी वाइंडिंग साइड, सेकेंडरी वाइंडिंग साइड, लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड और हाई वोल्टेज। जनरली ट्रांसफार्मर में आप सभी जानते हैं, जैसे कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ये कोर है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, सबसे पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग को अंदर लगा देते हैं, क्योंकि लो वोल्टेज वाइंडिंग को अगर कोर के ऊपर लगाएंगे तो वोल्टेज लेवल कम होगा, वोल्टेज लेवल कम होगा तो इंसुलेशन लेवल कम होगा। आप सभी जानते हैं कि इंसुलेशन लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज लेवल। तो हमें हमेशा कोर के अंदर लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाई जाती है ताकि हमारे पास इंसुलेशन लेवल कम चाहिए। उसके ऊपर जो है हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगाते हैं, इसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगा दी, ठीक है, और बीच में इंसुलेशन और लगा दिया। अब हाई वोल्टेज वाइंडिंग में यहाँ से टैपिंग प्रोवाइड कर, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऊपर जो वाइंडिंग होगी उसमें टैपिंग प्रोवाइड करके वेरिएबल वोल्टेज लेते हैं। तो कभी भी ध्यान देना, टैपिंग हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड प्रोवाइड करी जाएगी, वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा ध्यान रखना, टैपिंग हाई वोल्टेज साइड प्रोवाइड करने से फायदा क्या है? एक तो जितने हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो V2/V1 इक्वल टू N2/N1, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे वोल्टेज उतना ज़्यादा रहेगा। तो हमारे पास हाई वोल्टेज वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे ना, तो हमारे पास कम वेरिएशन में वोल्टेज का ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा। हम इजीली स्मूथली इसको जो है ज़्यादा चेंजेस शो कर पाएंगे, है ना? और जनरली ये मिड ऑफ द हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे रखी जाती है, ये जो टैपिंग हमारे पास। और हाई वोल्टेज वाइंडिंग में दूसरा क्या फायदा होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में करंट हमारे पास लो होती है, तो इसकी इससे स्पार्किंग के चांसेस कम रहते हैं, ये भी हमें एडवांटेज मिलता है। तो ये इस सारे रीजन की वजह से, मेन रीजन तो कंस्ट्रक्शन वाला हो गया कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऊपर रखनी जबरदस्ती, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरा रीजन जो हम
हमारे पास मोर नंबर ऑफ टर्न्स सीन एट द हाई वोल्टेज वाइंडिंग, सो मोर वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन। और दूसरा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में करंट कम होती है तो स्पार्किंग के चांसेस भी कम देखने को मिलेंगे। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In a DC series motor, if the armature current is reduced by 50%, the torque of the motor will be equal to, torque का फॉर्मूला T इक्वल टू K phi I। डीसी सीरीज मोटर में जो सीरीज फ्लक्स होता है, सीरीज वाइंडिंग में जो हमारे पास फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, तो वो हमारे पास क्या, सीरीज वाइंडिंग में करंट, आर्मेचर करंट जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो फाई सीरीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। तो फाई सीरीज को हम जो है सीरीज वाइंडिंग में जो फ्लक्स है उस उसको हम लिख सकते हैं के सीरीज इनटू आई, टी इक्वल टू के सीरीज आई ए इंटू आई ए स्क्वायर हो गया। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा, करंट अगर 50% से रिड्यूस हो जाए तो हमारे पास टॉर्क कितना परसेंटेज तक रिड्यूस हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर, 0.25 आई स्क्वायर। तो अप टू द 25% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू सी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a three-phase induction motor, air gap is increased, then speed will decrease, efficiency will improve, power factor will decrease, breakdown torque will decrease। air gap length क्या, देखो यहाँ पे हमें कुछ शेप्स मिल जाए, ये एक मिल गया हमारे पास शेप। अब देखो, ये ट्रांसफार्मर के अंदर का रोटर, ठीक है। अब हम बाहर स्टेटर बना रहे, इसके बाहर स्टेटर बना, ठीक है। ये स्टेटर, स्टेटर को थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं, ए बी सी, ठीक है। स्टेटर में स्टेटर वाइंडिंग है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, स्लॉट्स कटे हुए रहते हैं, है ना, इस तरह से स्लॉट्स कटे हुए रहते हैं, ठीक है। वो आप एज्यूम करिएगा कि यहाँ पर स्लॉट्स, इनके बीच में, स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप लेंथ होती है। ये हमारे पास क्या है, एयर गैप। एयर गैप लेंथ कम से कम रखी जाती है, लेकिन ज्यादा, कम से कम इतनी भी कम नहीं रखनी कि रोटर घूमे और वो मैकेनिकल बैलेंस हो, इम्बैलेंस हो गया तो स्टेटर से टकरा जाए, स्लॉट से टकरा जाए, स्लॉट्स का सत्यानाश कर दे, ऐसा भी कम नहीं रखना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैकेनिकल बैलेंस बना रहे। मैकेनिकल बैलेंस जितना अच्छा होगा उतना जो है लेंथ हमारे पास कम रखी जा सकती। लेंथ का क्या फर्क पड़ता है, एक्चुअली जब स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो स्टेटर वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, प्रोड्यूस होता है, और रोटर वाइंडिंग से लिंक करता है, रोटर कंडक्टर से लिंक करता है। तब रोटर में हमारे पास क्लोज सर्किट होने की वजह से करंट फ्लो होती है, वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन का अपोज करती है, मतलब लिंकिंग ऑफ फ्लक्स का अपोज करती है, तो रोटर घूमने लगता है। ये इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल। ये जो फ्लक्स लिंक होता है एयर गैप पाथ से जाता है, ठीक है, इसको एयर गैप पावर भी बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लक्स जो एयर गैप लेंथ से जाता है, उसका फ्लक्स का अपोज करने के लिए एक एलिमेंट होता है, एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं रिलेक्टेंस। करंट का अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस। फ्लक्स का अपोज कौन करेगा, रिलेक्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए या एल बाई सिग्मा है। उसी तरह से रिलेक्टेंस का भी फॉर्मूला होता है एल बाई म्यू, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में है, ये मैग्नेटिक सर्किट के लिए, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का अपोज करेगा रिलेक्टेंस, एस से शो किया, है ना। तो लेंथ ऑफ एयर गैप ज्यादा होगा तो हमारे पास रिलेक्टेंस ज्यादा होगा। एक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एम एम एफ अपॉन रिलेक्टेंस। हाँ, तो हमारे पास एम एम एफ होता है एन इंटू आई एम। एम एम एफ कौन प्रोड्यूस करेगा, पाई इंटू एस इक्वल टू एन वन आई एम। तो हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेक्टेंस। तो ये भी बात ध्यान रखो कि मैग्नेटाइज रिलेक्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा। अब आपको पता है इसका, अगर हम जो है इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू ट्रांसफार्मर, अगर हम फेजर डायग्राम बनाए तो इसमें होता क्या है,
वाइंडिंग करंट होती है, सॉरी इधर जो है मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर करंट, वाटेज करंट, इधर वोल्टेज है हमारे पास, इधर हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है, तो इधर हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट होगी, इधर वाटफुल करंट होगी, और दोनों का फेजर सम करोगे तो नो लोड करंट है। कैसे? देखो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, आर नोड रेजिस्टेंस है, जे एक्स एम रेजिस्टेंस है, आगे हमारे पास आर नोड वन, जे एक्स नोड वन आगे चलता जाएगा। यहाँ देखना है, यहाँ पे आई नोड करंट आती है या आई डब्ल्यू करंट आती है, और यहाँ पे आई एम करंट आती है। दोनों का जो फेजर सम होता है वो हमारे पास नो लोड करंट होती है। दोनों का फेजर सम कर दिया तो नो लोड, और वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है वो फाई होता है। तो अभी नो लोड कंडीशन में हमारे पास क्या हो गया, पावर फैक्टर है cos फाई नोट। अब हमारे पास रियलिटी में लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ा होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगी, आई एम से क्या होगी, आई एम डैश होगी, और आई डब्ल्यू, इन दोनों का फेजर सम किया तो फिर हमारे पास ये नया आ गया आई नॉट डैश, और उसकी वजह से नया एंगल आ गया फाई नॉट डैश। अब एंगल बढ़ा है, एंगल बढ़ाने से पावर फैक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये तो बात फिक्स है कि हमारे पास एयर गैप लेंथ बढ़ने से पावर फैक्टर डिक्रीज, ठीक है, ये बात ठीक है। ब्रेक डाउन स्पीड वगैरह इसका रिलेशन बहुत कम निकाला जाता है, ब्रेक डाउन टॉर्क का निकाला जा सकता है। रिलेक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस, ये भी ध्यान रखना, इट कैन बी प्रूव्ड बट हम यहाँ पर डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आप सभी जानते हैं एल इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एस, ओमेगा एल करोगे तो रिएक्टेंस हो जाएगा, रिएक्टेंस विल बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक्सएल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस हमारे पास बढ़ गया, एयर गैप लेंथ बढ़ने से रिएक्टेंस घट जाएगा, रिएक्टेंस घट जाएगा तो ब्रेक डाउन टॉर्क दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क के ई टू स्क्वायर अपॉन टू एक्स, यही होता है। रिएक्टेंस घटेगा तो मैक्सिमम टॉर्क बढ़ेगा, डिक्रीज नहीं होगा, गलत, ठीक है। सो सी विल बी द राइट आंसर जो यहाँ पे फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A3 phase 50 Hz 4 pole induction motor run at speed of 1440 rpm. Frequency of rotor current FR equal to slip into supply frequency. सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास 50 हर्ट्ज है ही, स्लिप निकालना है 50 हर्ट्ज। स्लिप कैसे निकालें, स्लिप का फॉर्मूला है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड कैसे निकालें, NS इक्वल टू 120 F अपॉन 120 इंटू 50 अपॉन 30, 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड, यहाँ पे रखें 1500 माइनस 1440 अपॉन 1500, इसको सॉल्व तो 60/1500 इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा, 60/15 4% हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। 4% दैट इज तो 0.04 इंटू 50, ये आपके पास आ जाएगा, है ना, ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 2 हर्ट्ज, कितना आ जाएगा 2 हर्ट्ज। ऐसे भी डायरेक्टली भी बता सकते थे, रोटर फ्रिक्वेंसी जो है बहुत होती है, कम होती है, 2 से 3 हर्ट्ज इतना ही होता है। डी विल बी द राइट आंसर, बिना कैलकुलेशन के भी डायरेक्ट बता सकते, ठीक है। हाँ, ये पूछते हैं कि रोटर फ्रिक्वेंसी जो है स्टार्टिंग में कितना होगा, स्टार्टिंग में स्लिप 1 होता है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है, तो बता सकते, ठीक। Which one of the following statement is true for a three phase induction motor? मैक्सिमम टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, although the maximum torque रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जिस स्पीड पे मैक्सिमम टॉर्क ऑब्टेंड होता है वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम टॉर्क विल नॉट डिफर रोटर रेजिस्टेंस एट स्टैंड स्टिल, स्टार्टिंग में नहीं डिपेंड करता है। स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर डिक्रीजेज एज टॉर्क इंक्रीजेज। देखो जरा प्लीज, मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है के ई टू स्क्वायर अपॉन 2x2, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि रोटर रेजिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता, x2 का मतलब रोटर रिएक्टेंस पे, लेकिन वह स्लिप जहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होता है वो तो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वह स्पीड जहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होता है वो तो वो वहाँ पे स्लिप डिपेंड करेगी, जहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क होगा स्लिप R2 पे डिपेंड करेगा, मतलब R2 की वैल्यू पे लोकेशन डिपेंड करती है, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू नहीं डिपेंड करेगी। देखो इसका मतलब समझो, ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है,
ये आपके पास टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है। n इक्वल टू जीरो, स्पीड जीरो, n इक्वल टू एन एस, स्लिप वन, स्लिप जीरो। ठीक है, हम ऐसे जा रहे हैं इधर, जहां पे मैक्सिमम टॉर्क आया उसको लिखते हैं एस एम टी, आर टू अपॉन एक्स टू, और जहां पे मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आई, ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैक्सिमम टॉर्क मान लो 10 न्यूटन मीटर आ गया, कितना आ गया 10 न्यूटन। ठीक है, अब आपने क्या किया, R2 को वेरी किया, किसको वेरी किया, R2 को बढ़ाया, तो स्लिप बढ़ेगी, स्लिप किधर बढ़ेगी, इधर साइड, ध्यान रखना, इधर 1 है, इधर 0 है, तो इधर बढ़ेगी, तो स्लिप थोड़ा सा बढ़ के इस पोजीशन पे आई, इस पोजीशन पे आई, तो यहाँ पे अगर आप कर्व देखोगे तो ये कर्व कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क तो आपको वही मिला, लेकिन किस पोजीशन पे आएगा वो डिपेंड करता है R2। ठीक है, तो ऑल्दो द मैक्सिमम टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस पे नहीं करता, उसकी वैल्यू नहीं डिपेंड करती, लेकिन कौन सी स्पीड पे कौन सी स्लिप पे आएगा वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज आइडेंटिकल मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। दो वाइंडिंग होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो वाइंडिंग को फेज स्प्लिट किया जाता है। स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस द मेन सप्लाई, capacitor in series with the machine, capacitor in series with the auxiliary winding, main and auxiliary winding in series। ठीक है, यहाँ पे ये मेन वाइंडिंग, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसकी सीरीज में कैपेसिटर लगाते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर में, जैसे हमारे पास सीलिंग फैन में होता है। अगर परमानेंट नहीं है तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच साथ में लगा दो कैपेसिटर। ये रोटर है, मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री मैकेनिकली प्लेस्ड होती है, 90 डिग्री एक दूसरे से मैकेनिकली प्लेस्ड होती है, मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इनमें करंट भी 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे जाए, ये भी ध्यान रखा जाता है, तो उसके लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग की सीरीज में कैपेसिटर। ठीक है, उससे करंट का और दोनों के, मेन वाइंडिंग की करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट के बीच में जो है वो 90 डिग्री का, लगभग 87-88 डिग्री का बन जाता है एंगल, उतना बन जाना चाहिए। 90 डिग्री का एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, इतना बन जाता है जिससे स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग की सीरीज में, सी विल बी द राइट आंसर। अब जो क्वेश्चन है एलिमिनेशन के क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वी विल डिस्कस। तो अभी तक सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, एलिमिनेशन में हमारे पास मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, कुछ कंसेप्चुअल रहेंगे, तो वी विल डिस्कस इन डेप्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कलर ऑफ लाइट इज एमिटेड बाय ए सोर्स ऑफ। देखो हमारे पास, आप कभी देखोगे ना, कलर ऑफ लाइट वो आपके पास वेवलेंथ पे डिपेंड, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है, अलग अलग वेवलेंथ पे, किस वेवलेंथ पे कौन सा कलर आएगा, वेवलेंथ पे। तो हमारे पास जो है वेवलेंथ होती है, उसका फॉर्मूला होता है सी बाई एफ। ये लाइट वेलोसिटी होती है, ये फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम देखें तो लाइट वेलोसिटी तो फिक्स है, कांस्टेंट है, लैम्डा इनटू एफ। वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा और फ्रिक्वेंसी, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास कलर ऑफ लाइट, अगर फ्रिक्वेंसी कम हो जाए तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, उस तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कलर ऑफ लाइट क्या होगा। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैंडल इज द यूनिट ऑफ, ये एलिमिनेशन के बेसिक क्वेश्चन है, जो वेरियस हमारे पास यूनिट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी। और जैसे और भी पूछे जाते हैं, ल्यूमिनेस फ्लक्स का क्या होता है, तो ल्यूमन होता है, इल्यूमिनेशन क्या होता है, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, ये रहता है। ठीक है, हमारे पास इसकी टेबल है, ये वेरियस टेबल है, इसको ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में हमसे एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो ये पीडीएफ से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है, इल्यूमिनेशन ऑफ 1 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, 1 ल्यूमन पर वाट, या ल्यूमन पर वाट तो लक्स रहेगा हमारे पास, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर ये किसकी रहेगी हमारे पास यूनिट, लक्स की, ल्यूमन मीटर की, फुट कैंडल की, कैंडेला की। कैंडेला की तो हमने देखी अभी, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की। तो हमारे पास ये जो रहेगा ये भी ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लक्स बोलते हैं, ऐसा ही यूनिट रहती है इल्यूमिनेशन की। ठीक है, और फुट कैंडल जो है वो एपीएस सिस्टम यूनिट की रहती है।
ठीक है, दोनों अलग-अलग यूनिट सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एलिवेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर द प्रिसीजन वर्क विल बी अराउंड। अगर कोई भी हमें परफेक्ट वर्क करना है, प्रिसाइज वर्क करना है, तो उसके लिए इल्यूमिनेशन लेवल लगभग 750 से लेके 1500 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ आपको रीडिंग्स आपको बताते हैं, वेरी रफ है तो वेरी रफ वर्क है तो 50 से 100 लक्स चलेगा, नॉर्मल वर्क है तो 200 से 400 लक्स चलेगा, आपको प्रिसाइज वर्क करना है 750 से 1500 लक्स चलेगा, चाहिए होगा। और वेरी फाइन वर्क, बहुत ज़्यादा सटीकता है एकदम, है ना, जैसे सुनार का काम कर रहे हो तो वेरी फाइन वर्क करना है तो आपको जो है ज़्यादा लक्स लेवल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो टेबल है इसको आप रिमेंबर करिएगा, अपकमिंग एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ये ध्यान रखना। पब्लिक एरिया विद डार्क सराउंडिंग, इतना हमारे पास लक्स लेवल होता है, वर्किंग एरिया, वेयर हाउसेज या फिर इजी ऑफिस वर्क, नॉर्मल ऑफिस वर्क या फिर शोरूम्स वगैरह, लेबोरेटरी वगैरह, इन सब में कितना जो है लक्स लेवल होता है, रिमेंबर दिस, डिटेल ड्राइंग वर्क है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लुमिनस एफिकेसी, एफिशिएंसी जैसा कि हमारे पास रहता है, लुमिनस एफिशिएंसी, जो कोई भी बल्ब कितना अच्छे से वर्क कर रहा है लुमिनर का, इसकी यूनिट क्या होती है, लक्स होती है, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, ल्यूमेन पर वाट। ल्यूमेन पर वाट आपको जो है लुमिनस एफिशिएंसी की यूनिट देखने को मिलेगी। ये बताता है कि कोई लाइट सोर्स कितना एफिशिएंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीआईई सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ luminaires, luminaires कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्पॉट लाइटिंग, 5 टाइप के होते हैं। इनडायरेक्ट लाइटिंग विल हैव डाउनवर्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इनडायरेक्ट लाइटिंग में तो हम ऊपर की तरफ लाइट फेंकते हैं, तो हमारे पास जो है डाउनवर्ड कितना आएगा ये हमें देखना है। ये क्वेश्चन पूछा है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, 5 टाइप के होते हैं लाइटिंग स्कीम, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट और जनरल डिफ्यूजन, ठीक है। डायग्राम नहीं है, आपको यहाँ पर जैसे ऐसे बता देते हैं। तो इनडायरेक्ट लाइटिंग में ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं, डिफ्यूजन करते हैं लाइट का छत के ऊपर की तरफ, और रिफ्लेक्ट होके जो है नीचे की तरफ लगभग 90% से एबोव जो है ऊपर की तरफ चली जाती है, और 0 से 10% की रेंज में जो है हमें नीचे की तरफ लाइट डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ होता है। इन पीडीएफ देयर इज वेरी डिटेल मेंशन, ठीक है। ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि कोई आंखों के ऊपर डायरेक्ट रोशनी आती है, चकाचौंध ग्लेयर बोलते हैं जिसको, ग्लेयर को रिड्यूस करने के लिए सीलिंग को हम एज ए लाइट सोर्स कंसीडर, ठीक है। As regard illumination, abbreviation CRI indicates, denotes color reflection, color reproduction, color rendering index. C will be the right answer. What is the significance of color rendering index? कलर रेंडरिंग इंडेक्स का एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में होती है। 0 का मतलब बिल्कुल डार्क, कुछ भी नहीं दिखना, ठीक है। और 100 का मतलब कोई भी नेचुरल लाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट जैसा दिखेगा ना, वैसा हमारे पास दिखेगा। ऐसे दो सोर्स है जिसमें हमारे पास नेचुरल लाइट की तरह ऑब्जेक्ट दिखता है। पहला सोर्स है हमारे पास इनकंडीशन लैंप, हेलोजन लैंप, इनकी जो है हमारे पास सीआरआई, जो है हमारे पास सीआरआई, ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू 100 के अराउंड दिखती है, जिसमें सनलाइट या नेचुरल लाइट में जो ऑब्जेक्ट दिखता है उसके अराउंड दिखता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को शो करने की एबिलिटी या मेजर करने की एबिलिटी लाइट सोर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मेजर करने के लिए सी आर आई का यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में रहती है। 90 से अबव है तो उसको एक्सीलेंट मानते हैं, 80 से 90 है तो उसकी वैल्यू जो है गुड मानते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोरोसेंट लैंप, ट्यूबलाइट जो होती है उसकी 62 हम मानते हैं, है ना, ठीक है। इनकैंडिसेंट लैंप की लगभग 100 के बराबर होती है, 95 से। फुल वाइट लाइट एलईडी, cool white light LED luminaires will have color temperature of the order of, लगभग कितना हमारे पास फुल व्हाइट लाइट का होता है। एक्चुअली एलईडी अलग अलग टाइप की होगी, वार्म लाइट की होगी, न्यूट्रल लाइट की होगी, कूल व्हाइट लाइट की होगी। तो इनका जो टेम्परेचर कूल व्हाइट लाइट का 5300 डिग्री केल्विन होता है, नेचुरल लाइट की 3300 डिग्री केल्विन, सॉरी केल्विन से लेके 53 केल्विन होता है, और वार्म लाइट का 3300 केल्विन से कम होता है, ठीक है। तो कूल व्हाइट जनरली जो है ब्लू कलर की हमारे पास दिखती है इस तरीके से। कूल व्हाइट का मतलब ये है कि बिल्कुल व्हाइट नहीं, थोड़ा सा ब्लू कलर का, स्लाइटली ब्लू कलर की दिखती है, ठीक है।
तो इसका रेंज जो है हमें दिया हुआ है 3300 से, सॉरी, अबव द 5300 केल्विन, ठीक है, अबव द 5300 केल्विन डी विल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कलर रेंडरिंग इंडेक्स ऑफ ए नेचुरल daylight or incandescent lamp is considered as the generally 100। अभी हम एक्सप्लेन किया, डी ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the which of the following is not considered a non-visual biological effect of light? Sleep quality, circadian rhythm, harmonic production and suppression, color rendering। इसमें से नॉन विजुअल बायोलॉजिकल इफेक्ट मतलब लाइट की वजह से आपका बहुत सारा पैटर्न चेंज हो जाता है। तो उसमें जो हमारे पास कलर रेंडरिंग तो एबिलिटी है, लेकिन बायोलॉजिकल इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? स्लिप, कभी कभी अगर एकदम ज़्यादा लाइट है तो स्लिप क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। सर्काडियन रिदम क्या होता है? आप सुबह कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, तो उसकी एक क्लॉक है हमारे साइकिल में, वो अफेक्टेड होती है। उसी के कारण जो है हार्मोन प्रोडक्शन और सप्रेशन होता है। लेकिन बायोलॉजिकल नॉन विजुअल बायोलॉजिकल, ये कलर रेंडरिंग इज नॉट द बायोलॉजिकल इफेक्ट, ये तो हमारे पास नॉन बायोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे बायोलॉजिकल इफेक्ट, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, if the minimum maximum average illumination elements level on a road surface are denoted as this, E minimum upon E average is known as overall uniformity। यूनिफॉर्मिटी का मतलब कोई भी लाइट सोर्स कैसे लाइट को जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सरफेस से, किस तरह से। अगर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है चारों तरफ तो अच्छी यूनिफॉर्मिटी है, नहीं कर पा रहा है तो लो यूनिफॉर्मिटी। विद रेफरेंस टू With reference to road lighting, category A includes express highway and national highway। हम A1, A2, B1, B2 चार कैटेगरी लेते हैं, है ना। कई जगह ABCDs हो गया, दैट इज नॉट ऑथेंटिक। आपका जो नेशनल लाइटिंग कोड है उसमें ये चार कैटेगरी है, A1, A2, B1। आपको ये पता होना चाहिए, दूसरे पेपर जो है उनमें ये सब पूछे गए, लक्स लेवल कितना होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी कितनी होती है, ट्रांसवर्स यूनिफॉर्मिटी कितनी होती है, कौन से ग्रुप को कहाँ यूज किया जाता है। दिस रिमेंबर दिस टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा अगर इल्यूमिनेशन आपके सिलेबस से है। As per the National Lighting Code, road inside city area, road near city centers, shopping complex, heritage area require illuminance average। लगभग कितना हमें illuminance average चाहिए होगा, इसकी एक हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। आई विल इंक्लूड इन द PDF जो आपको प्रोवाइड करेंगे, उस लिस्ट को याद करना। अभी तो केवल यहाँ पर 30 लक्स का शो किया गया है ना। आपको पूरी लिस्ट शो होगी जब हम PDF पेपर अपलोड करेंगे, तो वहां से आप जो है इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट डेटाबेस आपको आएंगे। As per the bug rating of the luminaires for road lighting, the lighting at an angle between 80 to 90 degree from the nadir is known as। नादिर क्या मतलब? नादिर का मतलब एकदम नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, 0 डिग्री डाउनवर्ड, ठीक है, 0 डिग्री डाउनवर्ड। और 80 टू 90 डिग्री, इससे 80 टू 90 डिग्री मतलब हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल की तरफ लाइट डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। नादिर मतलब एकदम नीचे की तरफ। और बग क्या होता है? बग हमारे पास जो है, बग का मतलब होता है बैकलाइट, अपलाइट और ग्लेयर, ठीक है। तो अगर हमारे पास 80 से 90 डिग्री कोई लाइट एमिट हो रही है तो आंखों में एकदम सामने आएगी विजिबिलिटी और चुभेगी, उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्लेयर देखने को मिलेगा, एकदम आंखों से, आंखों के ऊपर आएगी, ठीक है। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइटिंग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम द मेजर्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी को बचाना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डे लाइट, सही बात है। लाइटिंग सिस्टम डिजाइन, कंट्रोलिंग सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ अलो, अब वो ये सब यूज करते हैं। डे लाइट का इंटीग्रेशन हो जाए, लाइटिंग सिस्टम डिजाइन हो जाए, कंट्रोलिंग सिस्टम हो जाए, इन सब का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जिससे हमारे पास लाइटिंग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। Which of the following can't be considered as a device to save energy in the lighting system? Which of the following can't be considered as device to save energy in lighting system? Light diffuser, ऑक्यूपेंसी सेंसर। ऑक्यूपेंसी सेंसर का मतलब आप चल रहे हैं धीरे धीरे, जिस जिस एरिया में आप चलते जा रहे हैं, जिस जिस एरिया में आप मूव कर रहे हैं वहां पर लाइट जलेगी, बाकी टाइम
डिमेबल ड्राइवर, अगर आप सो रहे हैं तो लाइट को डिम कर दो। इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट, पहले जो है ट्यूबलाइट में हमारे पास जो है चौक वगैरह यूज करते थे तो ट्यूबलाइट में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होता था, इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट की वजह से एनर्जी सेव होती है। लाइट डिफ्यूजन कुछ नहीं करता है, ग्लेयर को कम करने के लिए लाइट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्प्रेड करता है और लाइट को थोड़ा सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। बेटर यूनिफॉर्मिटी, रिड्यूस ग्लेयर, लाइट डिफ्यूजन, वो एनर्जी मैनेजमेंट या एनर्जी सेविंग की डिवाइस नहीं। तो हमें ये पूछा है कि कौन सी डिवाइस जो है कांट बी कंसिडर फॉर द एनर्जी सेविंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डाली डेल डाली डेल आई नथिंग बट द, आजकल हम जो है लाइटिंग को आईओटी से कंट्रोल करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, है ना। तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, लाइटिंग के जो कंट्रोलर है उनको सिग्नल देने के लिए जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है वो डेल आई डिसाइड करता है, डाली, ठीक है। डाली मीन्स डिजिटल डिजिटल एड्रेसेबल लाइटिंग इंटरफेस, मतलब आप स्विच दबा रहे हो तो कौन से लाइट जो है ऑन होगी, ऑफ होगी, डिम होगी, तो रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, उस एड्रेस को क्लिक करोगे तो वो लाइट अफेक्ट, ठीक है। लाइटिंग डिजाइन, lighting design to increase considerably the illuminance of a limited area of an object relative to the surrounding with minimum diffuse lighting is known as। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इन चार पांच जो लुमिनरी केस होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट, इनमें से हमें कौन सा देखने को मिलेगा इस केस में, इंक्रीज द इल्यूमिनेंस, एक लिमिटेड एरिया पे हमें जो है बहुत ज्यादा फोकस चाहिए, है ना, रिलेटेड टू द सराउंडिंग, कहीं और जो है बाहर की साइड हमें फोकस नहीं चाहिए, कंसिडरेबल द लिमिटेड एरिया, तो उसको स्पॉट लाइटिंग बोलते हैं, एक जगह फोकस होगा, डी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द आईएएस LM79 स्टैंडर्ड मेजर, दो टाइप के स्टैंडर्ड है जो हमने देखते हैं, LM79, LM80। अगर आपको जो एलईडी का कंप्लीट, एलईडी लुमिनेंस का कंप्लीट ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना है तो हमारे पास जो है LM79 को देखते हैं। LM80 का कहाँ यूज होता है, LM80 का हमारे पास जो है लिमिनेंस डिप्रिसिएशन, टाइम के साथ कैसे डिप्रिशिएट हो रहा है, कोई भी एलईडी लुमिनर हो या कोई भी लाइट सोर्स हो, टाइम के साथ उसकी क्वालिटी कैसे घट रही है वो LM80 डिसाइड, और कंप्लीट परफॉर्मेंस देखना है, दैट इज द LM79, ठीक है। ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी जो है इनकैंडिसेंट लैंप की क्या होती है, बहुत कम होती है, इनकैंडिसेंट लैंप की एफिशिएंसी बहुत कम होती है, 8 टू 12 ल्यूमेन पर वाट, लगभग इतना ही देखने को मिलेगा। इनकैंडिसेंट लैंप की 8 टू 20 ल्यूमेन पर वाट, हेलोजन लैंप की 20 टू 25 ल्यूमेन पर वाट, फ्लोरोसेंट लैंप की 50 से 70 ल्यूमेन पर वाट, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की 150 से 200 ल्यूमेन पर वाट, ये रहती है। तो रिमेंबर दिस टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी, आप जो है एक वाट पावर को कंज्यूम करके कितना जो है ल्यूमन फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, वो ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी। तो ये टेबल दी हुई है, रिमेंबर दिस टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। और भी कई, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने लैंप है हमारे पास उनका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, मेनली चार हमने कंसिडर किए, इनकैंडिसेंट, फ्लोरेसेंट, लो प्रेशर और हेलोजन लैंप। उनका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है हमारे पास, उनका कलर ऑफ लाइट प्रोडक्शन कैसा होता है, हमारी कॉस्टिंग क्या होती है, उसके साथ उनको स्टार्ट करने के लिए कोई अलग से जरूरत पड़ती है, स्टार्टिंग टाइम क्या होता है, लाइफ स्पान क्या होता है, लैंप की एफिशिएंसी क्या होती है, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं कि नहीं होते, एप्लीकेशन कहाँ की जाती है, ये सारे पॉइंट इस टेबल में हमने इंक्लूड किए हैं। इट विल अवेलेबल थ्रू द पीडीएफ इन द कोर्स सेक्शन। यूजुअल यूजफुल लाइफ ऑफ ए विंड पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन इज कंसिडर एज, विंड पावर की और सोलर की लगभग 25 ईयर कंसिडर की जाती है, ठीक है। Maximum wind energy available is proportional to the square of the diameter of rotor only, air density only, cube of the wind velocity only, ABC। तो विंड एनर्जी का जो आपके पास पावर लेवल होता है हाफ रो एवी क्यू, ये रहता है। रो इज द एरियर डेंसिटी, सही बात है। ए इज द एरिया, एरिया इज द पाई आर स्क्वायर बोल दो, पाई डी स्क्वायर बाई 4 बोल दो,
तो एरिया हमारे पास पावर एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया डायमीटर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो ये भी सही बात है। वेलोसिटी के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी सही बात है। तीनों सही बात है, डी विल बी द राइट आंसर। जो हमारे पास विंड पावर प्लांट उसका पावर का कैलकुलेशन है वो हमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The maximum power is extracted. The maximum power is extracted by a wind turbine from the wind when downstream wind speed is equal to upstream wind speed. Downstream wind speed is equal to one third of upstream. Downstream stream wind speed is one half of the. ये हमारे पास वन थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट रहना चाहिए। वन थर्ड वाले में एक्चुअली हमें पूछा है कि मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करने की जो एक लिमिट होती है उसको बेड्स लिमिट बोलते हैं। थ्योरेटिकली वो ऑब्टेंड हो सकती है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकती। बेड्स लिमिट क्या बोलता है कि अगर आपके पास अप स्ट्रीम स्पीड है तो हमारे पास विंड स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड का 2/3 रिड्यूस हो जाए और डाउन स्ट्रीम का 1/3 रिड्यूस हो जाए तो उस कंडीशन में 59.3 एफिशिएंसी मैक्सिमम आ सकती है। ठीक है, तो उस केस के हिसाब से यहाँ पर पूछा है तो अप स्ट्रीम के लिए 1/3 है और डाउन स्ट्रीम के लिए सॉरी अप स्ट्रीम के लिए 1/3 है और डाउन स्ट्रीम यहाँ पर जो है डाउन स्ट्रीम के लिए हमें कितना बोला गया 1/3 और अप स्ट्रीम के लिए 2/3। तो डाउन स्ट्रीम के लिए पूछा है हमें 1/3। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ए डबली फेड इंडक्शन जनरेटर, डबली फेड का मतलब क्या होता है, कोई भी इंडक्शन जनरेटर उसमें स्टेटर रोटर होते हैं। स्टेटर से तो हमें आउटपुट सप्लाई मिल ही रही है, स्टेटर ए बी सी, जनरेटर है तो आउटपुट सप्लाई मिलेगी। अंदर रोटर है, रोटर में स्लिप रिंग रोटर है तो उसके कनेक्शन बाहर लीजिए, उसको भी हम सप्लाई दे रहे हैं, उसको हम फील्ड वाइंडिंग से डीसी सप्लाई दे रहे हैं फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बोलते हैं डबल फेड। एक तो स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, एक फील्ड वाइंडिंग का भी अंदर की जो वाइंडिंग है रोटर वाइंडिंग उसका भी अपना फील्ड है। तो देर आर टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, टू सप्लाई वी हैव, तो डबली फेड इंडक्शन जनरेटर बोलते हैं। तो रोटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्रिड, स्टेटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्रिड, बोथ स्टेटर एंड रोटर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्रिड। स्टेटर को तो ग्रिड से कनेक्ट करते हैं, रोटर को जो है हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू सीआरसी रेगुलेशन, सीआरसी मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी, क्या रेगुलेट करेगा, टैरिफ रेगुलेट करेगा। Agency authorized to issue renewable energy certificates, Central Electricity Authority, State Load Dispatch Centers, NLDC, Regional Load Dispatch Center। तो यहाँ पर हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स जो हमारे पास सर्टिफिकेट है वो नेशनल लेवल पे होंगे, स्टेट लेवल पे भी होंगे। तो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जो है हमारे पास प्रोवाइड, सी विल बी द राइट आंसर। इन केस ऑफ नॉन पार्क बेस्ड solar projects with the net metering arrangement, the current rate per unit कितनी है, हम सप्लाई मार्च 2026 तक कितनी रेट पर यूनिट डिसाइड की गई, दैट इज द ₹2.56 पर यूनिट। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्राइमरली एडेप्टिव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, डिस्टिलेशन ऑफ एयर, केमिकल रिएक्शन HCl एंड सोडियम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वी यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है यूज़ किया जाता है। हालांकि SMR भी रहता है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन हमने पढ़ा है, लेकिन वो हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन नहीं यूज प्रोड्यूस करता, वो ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन का मतलब वो फॉसिल फ्यूल यूज करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंडिया एम्स टू अचीव नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो एमिशन का मतलब कार्बन एमिशन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम रिन्यूएबल, चकाचक, बिल्कुल बिना किसी कार्बन प्रोडक्शन के हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज द 2070। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the production capacity target for the green hydrogen under India's national green hydrogen mission by 2030? हमें यहाँ पर 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम जो है हमें प्रोड्यूस करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023, the agency designated to work as a state nodal agency for the renewable energy projects for the Gujaratis, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी ये रेगुलेट करेगी, गेडा स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ये ग्रिड का डिजाइन करेगी।
तो हमारे पास गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी गेडा जो है उसके लिए नॉमिनेट की गई है, ठीक है, स्टेट नोडल एजेंसी। सो बाकी तो हमारे पास पंप के क्वेश्चन है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन रहेंगे। सो वी हैव कवर्ड ऑल द इलेक्ट्रिकल पार्ट, और बाकी भी डिटेल से हमने सॉल्यूशन दिए हुए हैं इस पीडीएफ में, आप देखोगे तो इस पीडीएफ को अपलोड करेंगे आपके कोर्स सेक्शन में, वहाँ से जाके इस पीडीएफ का रिवीजन करिए। अभी तक हमने 3 एएमसी के जो 2026 में पेपर हुए उनको सॉल्व किया है। असिस्टेंट इंजीनियर वाला कर दिया, डेप्यूटी वाला कर दिया, एक और किया हमने। तो 3 पेपर हमने, ये तीसरा पेपर है, ठीक है? तो गो थ्री ऑल दीज़ 3 पेपर्स जो टेक्निकल सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। डिटेल से सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इसको करिए, टेस्ट सीरीज़ को करिए। टेस्ट सीरीज़ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, है ना? टेस्ट सीरीज़ को बहुत अच्छे से करना है। टेस्ट सीरीज़ के कई 90% क्वेश्चन एज़ इट इज़ आपको देखने को मिले होंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? सो गो थ्रू ऑल दैट, इवन मैकेनिकल पार्ट, लाइक सिविल पार्ट, वो सभी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करिए, आगे नेक्स्ट हम और पेपर सॉल्यूशन में हम मिलेंगे, ठीक है? सो अगर आपको कोई पर्सनली हेल्प चाहिएगा तो आप व्हाट्सअप करिएगा 96022287 ठीक है? इफ़ यू वांट टू कोर्स जॉइन समथिंग एल्स गाइडेंस, तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।